नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार क्वेश्चन बैंक को पलट लीजिएगा, न जाने ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तब ये अंदाजा लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 10th के बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में बायोलॉजी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरह से बाबू क्वेश्चन पूछ लेगा, हमेशा बराबर पूछता है कि पेड़ पौधा के अंदर में जल एवं खनिज लवण का वहन किस ऊतक के द्वारा होता है, भोजन का वहन किस ऊतक के द्वारा होता है। इस तरह से क्वेश्चन यानी तो पूछ लेगा संवहनीय ऊतक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव के रूप में 2 अंक में पूछता ही है। एक बार क्वेश्चन बैंक को पलट लीजिए ना, ऐसा कौन सा साल होगा जिस साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया होगा, ऐसा कौन सा साल होगा। आप एक बार क्वेश्चन पलट करके देखिए, भारत के किसी भी राज्य के अंदर में, बिहार को तो छोड़िए, बिहार में तो पूछता ही है, ऐसा कौन सा साल होगा जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिया होगा, जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, पूछता ही है। आइए इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं हम। संवहनीय ऊतक का मतलब क्या होता है? ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं बाबू? कोशिका का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से हमारे इस मकान के अंदर में, बिल्डिंग के अंदर में एक छोटी ईंट मकान की एक इकाई है, ठीक उसी तरह से अगर हमारे शरीर को जो ये रूप देख रहे हो, हमारा ये शरीर जो आप लोग रूप देख रहे हो, वो बना किससे है? उसका एक इकाई का है कोशिका। कोशिका मानव जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। मानव सजीव की, एक सजीव प्राणी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई एक संरचना देता है, एक आकार देता है। जिस तरह से एक मकान के अंदर में एक छोटा ईंट उसकी इकाई हो गया, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर की, हमारे पूरे बॉडी की इकाई क्या हो गया? कोशिका। और इस बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनती है? ऊतक बनती है। तो ये संवहनीय ऊतक किस तरह के ऊतक को कहेंगे? संवहनीय का मतलब क्या हुआ? परिभ्रमण करने वाला ऊतक, इधर से उधर शरीर के अंदर में घूमने वाला ऊतक। हमारे शरीर के अंदर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए, शरीर के संपूर्ण भागों में भेजने के लिए 2 नली है ना, वो धमनी है और इसके साथ ही साथ सीरा है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पतली नस, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? सीरा। और यहाँ पे जो मोटी नस है उसको क्या कहते हैं? धमनी। जो मोटी, यहाँ पर भी जो मोटी नस है उसको क्या कहेंगे? ये जो यहाँ पे जो पतली है उसको क्या कहेंगे? कई बार, एक बार नहीं कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, धमनी और सीरा में किस प्रकार अंतर है, धमनी और सीरा किसे कहते हैं, धमनी और सीरा में क्या अंतर है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते ही माते कि नहीं तो विद्यार्थी सब क्या करते रहता है, धमनी सीरा में अंतर रटते रहता है। धमनी सीरा, धमनी इसे कहते हैं, धमनी उसे कहते हैं, सीरा उसे कहते हैं, सीरा इसे कहते हैं, रटते रहता है। जबकि विद्यार्थी को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। बोलिए कैसे? 2-4 को पॉइंट तो अपने मन से बोल देंगे। धमनी जो है त्वचा की निचली सतह में पाई जाती है, सीरा ऊपरी सतह में पाई जाती है ना। सीरा ये ऊपरी वाली, सीरा ऊपरी सतह में पाई जाती है। धमनी, सीरा की भित्ति मोटी होती है कि पतली होती है? सीरा की भित्ति पतली होती है और धमनी की भित्ति, जब मोटी होगी तो वहां पर क्या होगा? रक्त ज्यादा तेज प्रवाह से बहेगा क्योंकि वो सहन कर लेगा। अब पतली हो रहेगा, पाइप पतली रहेगा, उसमें से पानी ज्यादा बहेगा तो पाइप फटेगा ना। तो यहाँ पे अपने मन से बोल सकते हैं हम क्या बाबू? धमनी की भित्ति मोटी होती है जिसके कारण से इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ये ऐसे ही बोल देंगे, याद करने की क्या जरूरत है, इसमें याद करने वाली बात है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस समझदारी हुई तो कह रहे, समझदारी आपके अंदर में आ गया तो सब काम हो गया। किस तरह से धमनी और सीरा में अंतर याद रखेंगे बाबू? धमनी की भित्ति मोटी होती है। क्यों बाबू? क्योंकि वो निचली सतह में पाई जाती है, देख भी रहे हैं यहाँ पे मोटी होती है। और सीरा क्या होती है? ऊपरी सतह में पाई जाती है, त्वचा के ऊपरी सतह में पाई जाती है। और सीरा क्या होती है? सीरा की भित्ति पतली होती है। इसके कारण से इसमें रक्त का प्रभाव कम गति से होता है, दबाव के साथ नहीं बढ़। सीरा में रक्त का बहाव दबाव के साथ नहीं होता है। सीरा, आखिरकार ये धमनी और सीरा में क्या अंतर है, हमने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझाए हैं। वहाँ पे जब आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार धमनी और सीरा में क्या अंतर है। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर होगा क्या, अगर हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे ना तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, और उस स्थिति में आप लोग देखिएगा नहीं। मुद्दा क्या है, चलिए मुद्दा पे आते हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर में रक्त को ले जाने के लिए और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आ जाने के लिए 2 नलिकाएं हैं। वो 2 नलिकाएं क्या है? धमनी और सीरा। ठीक उसी तरह से पेड़ पौधा के अंदर में भी जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थ को ले जाने के लिए वाहिकाएं हैं। वाहिकाएं बोलिए चाहे नलिकाएं बोलिए, ये है। तो उसी को हम लोग कहते हैं संवहनीय ऊतक। पेड़ पौधा के
विभिन्न अंगों तक, पेड़ पौधा के विभिन्न अंगों तक जल एवं खनिज लवण भोज्य पदार्थों को ले जाने वाली ऊतक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवहनीय ऊतक। पेड़ पौधा के सभी भागों में, सभी अंगों में, अलग अलग अंगों तक जल खनिज लवण और भोज्य पदार्थ को ले जाने वाली ऊतक को ही क्या कहते हैं, पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संवहनीय ऊतक कहलाता है। यहाँ पे देखिए बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, पेड़ पौधा के विभिन्न अंगों तक जल खनिज लवण या खनिज पदार्थ एवं भोजन को पहुंचाने वाले ऊतक को संवहनीय ऊतक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जौ से जाइलम, जाइलम क्या करता है, हमेशा जल एवं खनिज पदार्थों का, जल एवं खनिज लवण का वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो भोजन बन के तैयार होता है वो उसी भोजन को पेड़ पौधा के सभी अंगों तक ले जाने का काम करता है। कौन, तो फ्लोएम। इसलिए कहा जाता है किसे, पत्तियों को पौधे का रसोई घर। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्तियों को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन कहाँ तैयार करता है, तो पत्ती में ही तैयार करता है। यहाँ देखिए बाबू, जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले ऊतक को ही हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम ऊतक कहते हैं। इसके साथ ही साथ फ्लोएम ऊतक के बारे में देखिए क्या लिखे हैं, पत्तियों से भोजन का संबंध, पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम ऊतक कहते हैं। पौधों के संवहन ऊतक जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। यहाँ पे हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, किसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है, तो कहेंगे क्या बाबू, पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्यों बाबू, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है। पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में तो हमने समझाया है। पेड़ पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आप पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए कौन कौन से चीज का उपयोग करते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ का, कौन कौन से कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से लेते हैं। एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार जब क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तब आपको पता चलेगा। तो पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री लेते हैं, जल से, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण। दूसरा पॉइंट, वातावरण से, वायुमंडल से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तीसरा पॉइंट क्या करेगा, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेगा। चौथा पॉइंट, पेड़ पौधा के अपने ही पास क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। ये सभी चीजों के साथ क्या करेगा, पेड़ पौधा पत्तियों के अंदर क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। और यही भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। वैसे ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीका समझाए हुए हैं। यूट्यूब पे जब वीडियो को सर्च कीजिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, जीके स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उसे तो मैं जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा।